मान लो पिछले साल गुडविल थी 40,000 और बाबू करंट ईयर में हो जाती 50,000, तो इट इज परचेज ऑफ गुडविल 10,000। पहले बताओ समझ पा रहे हैं बच्चों? मैं बोल रहा हूँ इट इज परचेज ऑफ गुडविल 10,000। पिछले साल 40,000 थी, इस बार 10,000 और बढ़ गई, मतलब खरीदी तो है गुडविल। भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बुक्स में दिखाते ही नहीं, खरीदी तो होगी यार, इतना तो समझो, पहली बुक पूरी खत्म करके आए हो, खरीदी है ना। क्या करूं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ध्यान रखना, गुडविल राइट ऑफ होगी तो कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एडजस्टमेंट में प्लस हो जाएगी। अगर गुडविल खरीदी है तो मैंने इन्वेस्टमेंट ही तो करी है। नॉन करंट एसेट्स में कहाँ जानी चाहिए वो? इन्वेस्टिंग का पार्ट। समझ में आया पहला नया ट्रीटमेंट आज का? प्रोविजन फॉर वेट एंड डाउटफुल डेट पढ़ना कितना था, अब कितना हो गया? इंक्रीज इन प्रोविजन, पैसे जाते हैं कहीं? नॉन कैश आइटम कहाँ जाएगी? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर वेट एंड डाउटफुल डेट मैंने लिखा हुआ है, और कहा था ज्यादातर पेपर में नाम इसी प्रोविजन का आएगा। वैसे तो दुनिया के सारे प्रोविजन का इंक्रीज आना है वहां पर जिसका नाम ज्यादा आएगा मैंने पहले ही बता दिया। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर डेप पे चर्चा करते हैं। मुझे बताएगा डेप्रिसिएशन कितना है करंट ईयर का? है बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं? बच्चे कहते हैं 80 में से 60 माइनस कर दो 20। कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, और कुछ देख भी तो नहीं रहा। सबको पता है प्रोविजन फॉर डेप क्या था? 11th क्लास याद है? उस टाइम तो कह देते थे आउट ऑफ सिलेबस है, रेनबो वाला ने कह दिया था, मैंने एक बार करा, सर ने मेथड कटवा दिया भैया प्रोविजन फॉर डेप। अब बता दो, सीबीएसई को भी क्या तो सब ने कटवा दिया था भाई। 11th क्लास में रूलिंग ऐसे दिखाते हैं जो कह दिया। अभी मैंने देखा है बीएसटी में नई एनसीईआरटी में 3-4 टॉपिक हैं, कटवा दिए बच्चों को जबरदस्ती। 12th क्लास में यूज आ जाता है उसका, फिर पढ़ाने लगते हैं। भैया 11th में पढ़ाते हैं ना, 11th में तो तुम सीबीएसई से भी ऊपर हो, 12th में क्या हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है इन चीजों को लेकर। चलो खैर मैं बताता हूँ, इधर देखना प्लीज बेटा। मैं ना एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा, थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो बेटा मैंने एक एसेट खरीदी 1 अप्रैल 2020 में फॉर 1 लाख, और मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एसएनएम के हिसाब से 10%। ठीक है बाबू, पूरा 2021 मैंने इसको यूज किया, एसएनएम के हिसाब से 10% डैप लगाया होगा, मतलब 10,000। 10,000 1 अप्रैल 21 को इसका बैलेंस कितना होगा? 21-22 यूज किया, कितना डैप? 10, 90 हो गई। तो भाई दिक्कत तो तुझे जाती ही है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब नहीं पता, ओरिजिनल कॉस्ट पर डैप लगाते हैं। हाँ जी, 80,000। बाबू पूरा 22-23 यूज करा, कितना डैप? अगेन 10,000। 1/4/23 को इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 70,000। बाबू मान लो मैंने 30 सितंबर को मशीन बेच दी, 6 महीने का डैप लगाया होगा। 1 अप्रैल 23 से लेकर मैंने 30 सितंबर तक का डैप लगाया होगा, कितना? अगर पूरे साल का 10,000 है तो 5,000 ही होगा 6 महीने का डैप। मतलब अगर मैंने इस 65 की चीज को 60 में बेच दिया हो तो 5 का लॉस, 70 में बेच दिया हो तो 5 का प्रॉफिट, यही कहानी है सर। ये तो बेसिक मेथड हो गया एसएलएम, ठीक है, ऐसे डब्ल्यूडीवी भी होता था। पर बाबू एक तीसरा मेथड भी होता था जो बात करता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की भी, और इसमें ना एसएलएम या डब्ल्यूडीवी कुछ और फर्दर मेथड भी हो सकते थे। प्रोविजन फॉर डेप मेथड क्या कहता था, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। ये कहता था आप डेप्रिसिएशन को ना अलग इकट्ठा करते रहो। जब एसेट बिकेगी तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से इकट्ठा होकर डेप एक ही बार आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगता था प्रोविजन फॉर डेप मेथड में। डेप हर साल एक्यूमुलेट होता था, इकट्ठा होता था, इसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। डेप हर साल इकट्ठा करते रहो एक सेपरेट अकाउंट में, और जब एसेट बिके उस सेपरेट अकाउंट से डेप उठाकर ले आओ मशीन अकाउंट में, और फिर प्रॉफिट या लॉस की चर्चा करो। यानी कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मैंने 1 अप्रैल 20 को मशीन खरीदी 1 लाख रुपए,
और पूरा 20-21 मैंने मशीन को इस्तेमाल किया। ये कहता था डैप तो लगाना ही नहीं मशीन अकाउंट में, मशीन तो 1 लाख की दिखाई देगी एट द ओरिजिनल कॉस्ट। 20-21 आपने यूज करा, 10 का डैप लगा, कहता कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट बैंक अकाउंट में लगा दो। 1/4/21 आ गई, मैंने कितना बैलेंस दिखाया होगा मशीन का? 1 लाख, लगाना ही नहीं है डैप। 1/4/21 आ गई, मैंने कितना प्रोविजन फॉर डैप दिखाया होगा बैलेंस? 10,000। इस पूरे साल में 10 का डैप लगा था, 1/4/21 को भी 10 का डैप पड़ा हुआ था। बाबू पूरा 21-22 डैप लग गया। ये कहता है वहां तो लगाना ही नहीं डैप, कितना डैप लगा? 10 का। 1/4/22 को कितना होगा डेप्रिसिएशन का बैलेंस, प्रोविजन फॉर डैप का बैलेंस? 20,000। समझ आ रही है बात? बाबू 1/4/22 को कितना बैलेंस होगा मशीन का? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा का पूरा 1 लाख। बेटा 22-23 हमने फिर मशीन को पूरा साल यूज कर रहे थे, 10,000 का और डैप लगा दो। पहले साल 10 का डैप लगा, दूसरे साल 10 का डैप लगा, तीसरे साल 10 का डैप लगा, डैप इकट्ठा होते होते कितना हो गया? 30 हो गया। 1/4/23 को 1/4/23 को मशीन कितने की है? अभी भी 1 लाख। दिखानी नहीं ओरिजिनल कॉस्ट से कम तो कुछ भी। बेटा 30 सितंबर 23 को मैंने मशीन बेच दी, 30 सितंबर 23 तक का डैप लगा दो आप। बाबू अगर पूरे साल का 10 था तो 6 महीने का कितना? 5,000। 30 सितंबर 23 तक का डैप कितना है? 35,000। क्योंकि अब आपने मशीन बेच दी, अब ले जाओ इसे मशीन अकाउंट में, और यहाँ 35 का डैप लगाते थे और आपको पता लगता था अब मेरी मशीनरी 65 की है। कहानी वही है, कुछ बदला नहीं, बस इन दोनों में मेथड का अंतर है कि यहाँ सीधा डैप मशीन अकाउंट में लगता था, यहाँ सीधा नहीं लगता था। यहाँ प्रोविजन पर डैप में डैप को इकट्ठा किया जाता था। कुछ याद आया होगा शायद, मेरी कुछ बातें वहां की भी याद आनी शुरू होगी। मैं तभी बोलता था कुछ चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, आप सुनते नहीं हो बस। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, प्लीज सामने देखना मेरी तरफ, मैं आपसे एक बात पूछूं। अगर मैं कहूं 1 अप्रैल 23 को 31 मार्च 23 बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं, पिछला दिन ही तो है। 31 मार्च 23 को प्रोविजन फॉर डैप का बैलेंस है 30,000। 31 मार्च 22 को प्रोविजन फॉर डैप का बैलेंस है 20,000। मैं पूछू करंट ईयर का डैप कितना? तो भाई 10 ही तो है, थोड़ा सा समझने की तो कोशिश करो। 31 मार्च 22 तक डैप इकट्ठा हो कितना हो चुका था? 20,000। 31 मार्च 23 तक डैप इकट्ठा हो के कितना हो चुका था? 30,000। भाई अगर 31 मार्च 22 को 20,000 था, 31 मार्च 23 को 30,000 था, इस पूरे डिफरेंस में एक ही तो साल बीच में, उस एक साल का डैप ही तो लगे निकलेगा अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा तो। अगर मैं कहूं 31 मार्च 23 तक का डैप, आज तक का डैप 30,000 है, जब से डैप लगता आ रहा है तब से 31 मार्च 23 तक का डैप इकट्ठा होकर 30,000 है। और मैं कहूं जब से डैप लगता आ रहा है तब से लेकर 31 मार्च 22 तक का डैप 20,000 है। मैं आपसे कहूं करंट ईयर में कितना डैप लगा? भाई 31 मार्च 23 तक जितना डैप हो चुका है माइनस कर दो 31 मार्च 22 तक का डैप, तो करंट ईयर 22-23 के तो डैप निकलवाएगा आपसे। समझ में आ रही है बात? सेम बात यहां पर भी तो है भाई। 31 मार्च 24 तक का डैप 80,000 है, 31 मार्च 23 तक का डैप 60,000 है। अगर मुझे 23-24 का डैप निकालने, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, यानी कि करंट ईयर में 20,000 का जो डैप लगा होगा, अगर आप समझो चीजों को तो। ठीक है ना जी? अगर आज ये बात समझ नहीं आ रही ना, कल बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कल इससे रिलेटेड चर्चा करूंगा बहुत सारी आपसे। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात क्लियर? अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब इसमें कुछ है नहीं, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया जो मुश्किल था। ठीक है बाबू, शुरू की सारी चर्चा होंगी, ये चर्चा तो नहीं होगी ना? ये तो कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है। शुरू पहला दिन याद है क्या बताया था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकालो, फ्रॉम फाइनेंसिंग निकालो। तीनों का जो रिजल्ट है उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ो, इसके बाद वो बराबर होना चाहिए क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के। अगर वो बराबर है तो सब कुछ सही किया। सर इसका कुछ होता है क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? क्या बात कर रहे? कुछ भी नहीं होता ना। बाकी जिनका होता है वो शुरू से लेकर यहाँ तक दी हुई है। हो जाएगा सॉल्व। पर आपको पता है कुछ चीजें कहाँ जाएंगी, कुछ चीजें कहाँ जाएंगी, अब समझने वाली बात है। ये तो आप कितने समझदार हो। ठीक है ना जी? भाई ये कहाँ जाएगा? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद एडजस्ट होगा। वर्किंग कैपिटल है ना, करंट एसेट्स है, अगेन ये भी वहीं जाएगा, ये भी वहीं जाएगा। पर अगर मैं बात करूं डेप्रीसिएशन की, ये एडजस्टमेंट में रहेगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम।
ये भी एडजस्टमेंट में जाएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी जाएगा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है ना जी। यहाँ वर्किंग नोट में जाने वाली कोई आइटम नहीं है, 5-6 आइटम है ना वर्किंग नोट में जाने वाली, या नहीं है कोई भी? इंटायरम डिविडेंड नहीं है, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, मैं देख लेता हूँ, मुझे एक आध क्वेश्चन में और कुछ बात करनी है, इस क्वेश्चन में करनी है बात। बाबू मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, बहुत सारी चीजें गिवन है, बहुत सारी, कुछ चीजें यूजलेस भी हो सकती हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना आपको, ठीक है, यूजलेस भी हो सकती हैं, होती हैं तो होती है, टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ पर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है, 20 के बाद 18 हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन ऐड था, डिक्रीज इन प्रोविजन माइनस भी था, ठीक है। जिसको आज तक याद नहीं हुआ ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाबू पानी भर लो, कुछ फायदा नहीं है इसके बाद, चैप्टर चलेगा नहीं आपका। बाबू मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, आराम से देखना। 8% डिवेंचर्स दिया हुआ है, आपको लगेगा यार डिवेंचर की बात फाइनेंसिंग की बात है, यहाँ क्यों कर रहे हो? उत्तर ज्यादा जल्दी ना मचाओ। एडजस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जाता है, इंटरेस्ट का यूज होगा। क्वेश्चन गए कि नहीं गए, अगर ये वर्ड लिखा गया ना 8%, ये 8% का क्या मतलब होता है? इतना तो मेरे को लगता है 11th में भी मेरे से बेसिक पढ़े हुए। इस 8% का क्या मतलब होता है? साल की ब्याज 8% है, देनी देनी है, क्वेश्चन गए या ना गए। बाबू देखो पहले डिवेंचर कितने के थे? 5 लाख, और उसके बाद कितने हो गए? 6 लाख। नीचे बढ़ना, कहता है नए डिवेंचर कब इशू हुए? 1 अक्टूबर को हुए। नए इशू हुए, पता लग रहा है? सोचो तो पता लग रहा है, पहले 5 लाख के थे, फिर 6 लाख हो गए, मतलब 1 लाख के डिवेंचर साल भर में इशू हुए ना। कब इशू हुए? 1 अक्टूबर को। अब आपकी इच्छा है ब्याज कैसे निकालते हो, मेरे को तो अगर कोई डेट में फंसाने की कोशिश करता है, मेरे पास तो एक ही हथियार है, नंबर 9। आप देख लो आपके पास क्या हथियार है। बाबू मेरा फाइनेंशियल ईयर सर 23-24 है, कहता है नए डिवेंचर 1 अक्टूबर 23 को इशू हुए, है ना, 1 लाख रुपए के। दो रास्ते हैं ब्याज निकालने के, समझदार समझ के। या तो मैं ये करूं 5 लाख पे 6 महीने की ब्याज, और 6 लाख पे भी 6 महीने की ब्याज। जो 5 लाख रुपए के डिवेंचर है वो 1 अक्टूबर तक रहे, 1 अक्टूबर को वो 6 लाख हो गए, तो 5 लाख का 8% 6 महीने की ब्याज, 6 लाख का 8% 6 महीने की ब्याज। या एक रास्ता ये भी है, आपको 5 लाख पे तो पूरी ब्याज लगाऊंगा पूरे साल की, और 1 लाख 6 महीने तक रहे उस पर 6 महीने की ब्याज लगाऊंगा, तो वो भी ठीक है, जैसे भी आप सोचिए, ठीक है। समझ में आई मेरी ये बात? पक्का से सेम बात यहां पढ़ना, कहता है न्यू इन्वेस्टमेंट हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ करंट ईयर। नई इन्वेस्टमेंट कब इशू हुई है? एट द एंड ऑफ करंट ईयर। बेटा ये देखना, पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 2 लाख, उसके बाद 2.5 लाख। ये तो पता लग रहा है कि नई इन्वेस्टमेंट आई है 50,000 रुपए की। कब आई है? एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक 2 ही लाख की इन्वेस्टमेंट थी, बस आपने आखिरी दिन 50,000 की इन्वेस्टमेंट खरीद ली, तो आखिरी दिन का तो कोई ब्याज नहीं देंगे, 2 लाख पे ही मिलेगा आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। 20,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कहाँ जाता है? एडजस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, 5 आइटम ऐड, 3 लेस, एक लेस होती है रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव माइनस करते हैं 20,000 रुपए। समझ आ रही है बात? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कहां पर जाता है? एडजस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड होता है ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट निकाल लेना, वहां ऐड कर देना। मैंने बात बता दी। अगर किसी क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं हो, मान लो ये बताया नहीं, ये 2 लाख से 2.5 लाख होगी, क्वेश्चन इज साइलेंट, हम हमेशा एक जैसी अजम्पशन लेंगे। वो अजम्पशन क्या लेंगे कि ये एट द एंड ऑफ ईयर ही होगी। अगर डिवेंचर के बारे में इन्हें बता देता तो मैं मान लेता ये एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी कुछ ना देगा एट द एंड ऑफ द ईयर मान लेते। समझ आई बात? कुछ कहे तो क्वेश्चन सुप्रीम है, नहीं कहे तो एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है बात? पक्का से? बाबू गुडविल देखना एक बार अच्छे से,
पहले 30,000, अब 45। परचेस ऑफ गुडविल किसका पार्ट होता है? इन्वेस्टिंग का। गुडविल रिटर्न ऑफ मत कर देना जबरदस्ती, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। क्लियर करा मैंने आपको? अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखता हूँ कुछ और समझाने लायक है। वैसे है नहीं, 17 तक हो जाएंगे, अब 17 तक हो जाएंगे। एक आध बात कुछ आई तो देख लेंगे। अच्छा ये देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ इन्वेस्टमेंट में 10%, मान नहीं दिया होगा, जैसे भी तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे 10% लिखा था, तो इसने एडजस्टमेंट में लिख दिया। लेकिन इस बार खुद क्लियर कर दिया कि डिवेंचर इशू कब हुए या इन्वेस्टमेंट कब हुई, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, थोड़ा सा ये भी समझ लो बाबू। मैं ना यहाँ पढ़ रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यही मिलेंगे ना डिवेंचर मुझे। चैप्टर 1 पढ़ा है तो पता ही होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है डिवेंचर। वर्किंग नोट नंबर 2 पढ़ते हैं। नोट नंबर 2 पढ़ा, यही मिले 10% डिवेंचर। बेटा पहले थे 21 के, अब हो गए 25 के। ये जो 4,000 रुपए के डिवेंचर इशू है कब हुए, द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि पूरे साल 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक 21,000 के डिवेंचर चल रहे थे। तो ब्याज कितनी लगेगी, 10%। 21,000 पे 2100 ऐड कर देना, 2100। ये फर्क पड़ जाएगा। सेम फर्क इन्वेस्टमेंट में भी आएगा, ठीक है। एक चीज और बतानी थी मुझे जी बाबू, हम शुरुआत क्वेश्चन की कैसे करते हैं, वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। पहली आइटम क्या लिखते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस इन एसपीएल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग, क्या लिखोगे, 1,000। क्या लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखोगे, 1,000, 13,000। कैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। भाई ये ओपनिंग वाला खुद ही माइनस में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इस पूरे चैप्टर में, माइनस। ये माइनस जो मैंने बीच में किया वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13,000 हो गया। ठीक है, क्या क्या जोड़ते हैं, 4-5 चीजें जोड़ते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर माइनस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, प्रोविजन, सॉरी ट्रांसफर टू रिजर्व। बाबू पिछले साल तक रिजर्व का बैलेंस इतना था, इस साल इतना हो गया, यानी कि रिजर्व में इस बार भी 5500 ट्रांसफर हुआ है। 5500 और जोड़ दो, ये वर्किंग नोट में जुड़ रहे होंगे। देख पा रहे हो अच्छे से, समझ पा रहे हो अच्छे से? इधर देखना बाबू, इसकी तरफ ऑब्जर्वेशन अच्छे से घुमाओ। मशीनरी पहले, एक सेकंड, मशीनरी पहले थी 41,000 की, इस बार होगी 54,000 रुपए। खरीद ली, 13,000 होगी और खरीद ली। इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, फिलहाल मुझे ओवर रेटिंग निकालना है तो इसका कुछ नहीं होगा। पर डेप्रीसिएशन क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप। अभी सिखाया ना कैसे निकलता है डेप। बाबू पिछले साल तक डेप का बैलेंस 9,000 था, इस साल तक डेप का बैलेंस 13,000 है। अगर करंट ईयर का निकालना 10 माइनस 10, यानी कि इस साल का डेप कितना होगा, 4,000। मैंने लगभग वो सारे हिंट दे दिए हैं जो अगले सारे क्वेश्चन कराते हैं। 17 तक क्वेश्चन करने हैं फिलहाल, लेकिन अभी का टारगेट है 11, 12, 13, ये यहीं करने हैं, 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैंने इन तीनों क्वेश्चन के बारे में सब कुछ बता दिया। रख आज के लिए इतना ही, अगले हैं, बाय।